हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके विद जेपी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको बड़ा ही रोचक कंटेंट मिलता है जीके को लेकर के। तो अब हमारी पहली जो क्लास थी उनमें हमने जाना था मूल अधिकारों की प्रस्तावना के बारे में। कितने मूल अधिकार होते हैं, किन से देश से लिए गए हैं, किन अनुच्छेद में रखे गए हैं और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। तो अब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमने जाना था, हमारा मौलिक अधिकार था भारतीय संविधान के अंदर जिस मौलिक अधिकार को नाम दिया गया था समानता का अधिकार, वो था अपना समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। 14 से लेकर के 18 तक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में क्या कुछ वर्णित है। तो इस अनुच्छेद में दिया गया है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में जो वर्णन किया गया है वो है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। तो मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि जो विधि के समक्ष समता, यह जो विचारधारा ली गई है ये ब्रिटिश से ली गई है। यह कहां से ली गई है? ये ब्रिटिश से ली गई है। और दूसरी जो विधियों का समान संरक्षण है, तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 14 में यह वर्णित किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम हो गया, कंपनियां होगी, पंजीकृत समितियां होगी या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति, सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। बात करें कि इसके अंदर दूसरे संदर्भ में अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति के साथ संविधान में ये लिखा गया है, किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो भारतीय मूल का हो चाहे वो विदेशी हो, उसके साथ अमीर गरीब के आधार पर कोई भेदभाव न हो। दूसरी बात, ऊंच नीच के आधार पर भी कोई भेदभाव न हो, यानी वर्ग के आधार पर। तो किसी भी प्रकार पर यहाँ व्यक्ति को असमान नहीं समझा गया है। सभी को कानून के समान एक रूप से उनको समानता दी गई है, ठीक है ना। तो बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर व्यक्ति का साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है, ये किया गया है। विधि का शासन क्या होता है, ये देखिए आप। विधि का शासन इसमें क्या होता है, ये ब्रिटिश सरकार से ही लिया गया है। विधि के समक्ष समता या विधि का शासन। तो एक ब्रिटिश न्यायवादी थे, उसने ये परिकल्पना दी थी। इनका नाम था एवी डाइसी। एक न्यायाधीश थे। उन्होंने माना था कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन होता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ, यानी प्रत्येक राज्य को ये अधिकार है, प्रत्येक राज्य को ये कानून दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी प्रकार का वह भेदभाव न करे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कुछ अपवाद भी होते हैं। इससे समता के अपवाद की बात करें हम, समता के अपवाद कौन से, यहाँ किन व्यक्तियों पर अनुच्छेद 14 प्रभावी नहीं रहता। सबसे पहले हम देखें कि अनुच्छेद 361 के अंदर वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 361 यह एक अपवाद है समता के अधिकार का, समानता के अधिकार का। इसमें क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं, किसी कार्य या उसके लिए किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं, तो किसी भी न्यायालय के अंदर इसका जवाबदेह नहीं होगा। किसी भी न्यायालय के अंदर इसका विरोध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का कानून बना सकते हैं या किसी कार्य पर कोई निर्णय लेते हैं, तो न्यायालय में उसकी किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी। ये लिखा गया अनुच्छेद 361 के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है
कि राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान, यानी जब उनका कार्यकाल चल रहा है तो उसके दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी, दंडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध। तीसरा इसमें है कि अगर किसी प्रकार का राष्ट्रपति व राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का अगर उनके सामने किसी भी न्यायालय के अंदर दीवानी का मुकदमा है वो नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध है वो दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा होता है तो इनकी सूचना है वो 2 माह बाद ही की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 361 में लिखा गया, 361 के अंदर। दूसरा हम देखें यहां पर देख लेते हैं 300 अनुच्छेद 1 हो गया, अनुच्छेद 361 क के अंदर, 61 क के अंदर। अब इसमें क्या लिखा गया है कि किसी भी सदन के अंदर, यदि देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, किसी भी सदन के अंदर किसी भी प्रकार की सदन के अंदर है वो सदन के अंदर सत्र चल रहा है तो सत्र के दौरान कोई सत्य कार्रवाई के संबंधित कोई भी व्यक्ति उसका प्रकाशन कर सकता है विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, रेडियो से हो, टेलीविजन से हो या समाचार पत्र से हो। तो उस पर किसी प्रकार की दीवानी या फौजदारी का मुकदमा है वो देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। तो ये अपना है अनुच्छेद 361 के अंदर यह प्रावधान है। तो ये दोनों ही 361 और 361 क्या है, ये दोनों ही समानता के अधिकार के अपवाद बन गए। अनुच्छेद 15 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 15 में वर्णित है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, कुछ अधिकारों पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। और इसमें व्यवस्था की गई है, इसमें अनुच्छेद 15 में व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर के विभेद नहीं करेगा, ठीक है ना, विभेद नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से। तो अनुच्छेद 15 में ये वर्णित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर, देखिए सबसे पहले दुकान या कोई हो गया सार्वजनिक भोजनालय, हो गया सार्वजनिक भोजनालय, या फिर हो गया कोई होटल या किसी भी ऐसी चीज जो सार्वजनिक तौर पर है उसमें प्रवेश कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। दूसरा है कि दूसरा जो माने इसमें वर्णित किया गया है कि यहाँ राज्य निधि से पोषित कोई भी विभाग हो, राज्य निधि से पोषित कोई भी विभाग हो या कोई भी स्थान हो, जैसे कुआं हो गया, जैसे तालाब हो गया, जैसे स्नाना घाट हो गए, या किसी भी प्रकार के जो राज्य सरकार के द्वारा पोषित किए जाते हैं, तो वहां पर किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने ऐसे सुना होगा कि कुछ ऐसे गांव होते हैं, ऐसे शहर होते हैं जहां पर उच्च वर्ग के लोगों का अधिकार होता है, निम्न वर्ग या निम्न जाति के लोगों को वो सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग करने से मना कर देते हैं। तो यह अनुच्छेद 15 उनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, इसमें ये लिखा भी गया है। इसके अगर अपवाद की बात करें, अनुच्छेद 15 के अपवाद की बात करें तो सबसे पहले आता है, देखिए कि बच्चों और महिलाओं के लिए, बच्चों व महिलाओं के संरक्षण के लिए, बच्चों व महिलाओं के संरक्षण के लिए राज्य सरकार हो या राज्य हो या केंद्र सरकार हो, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं कर सकती है। जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है, महिलाओं के लिए क्या होती है, आरक्षण की व्यवस्था होती है, या बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होती है, बच्चों को क्या होती है, निःशुल्क शिक्षा। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 15 में की गई है और अनुच्छेद 15 की अपवाद माना गया है, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 15 में पहले तो ये वर्णित कर दिया गया कि किसी व्यक्ति के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, लेकिन इसके अपवाद के तौर पर यानी बच्चों और महिलाओं के संरक्षण के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना। दूसरी ओर राज्य को यह अनुमति होती है कि जो क्षेत्र सामाजिक रूप से पिछड़े हो, जो क्षेत्र सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो, शैक्षणिक रूप से
पिछड़े हो तो वहां पर वो विशेष कोई योजना है वो लागू कर सकती है, कोई योजना लागू कर सकती है, कोई उपबंध लागू कर सकती है, तो ये अधिकार है वो सरकार को होता है। तो यहाँ पर ये दो अनुच्छेद 15 के अपवाद माने गए हैं। आगे हम बात करें अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 16 में लिखा गया है, अनुच्छेद 16 में लिखा गया है लोक नियोजन के अवसर, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में यह वर्णित किया गया है कि राज्य के दिन किसी भी पद पर कोई भी पद हो राज्य सरकार के अंदर या राज्य के अंदर या केंद्र के अंदर, पद पर नियोजन किसी भी व्यक्ति का नियोजन कर सकती है या उसकी नियुक्ति कर सकती है। नियोजन या नियुक्ति के संदर्भ में ये परिभाषित किया गया अनुच्छेद 16 के अंदर, तो इसमें किसी प्रकार का उसके अंदर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें भी कुछ संशय हो जाता है, कुछ अपवाद हो जाते हैं, जैसे ऐसे क्षेत्र हो जो आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हो, यानी सरकार को यह अधिकार है अपवाद के रूप में। अनुच्छेद 16 का अपवाद देखिए, सरकार को यह अधिकार है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिए या उसको उच्च स्तर पर लाने के लिए उनके पदों पर 10% आरक्षण का प्रावधान करती है। आरक्षण, ये 10% आरक्षण होता है, अगर सरकार चाहे तो उसमें 10% और भी जोड़ सकती है, ये अधिकार होता है सरकार को। तो यहां पर देखिए लोक नियोजन क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ नियोजन और नियुक्ति से संबंधित, यानी राज्य सरकार के अंदर, राज्य के अंदर किसी प्रकार का पद है तो किसी भी व्यक्ति के साथ नियोजन और नियुक्ति के संबंध में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ पर यह एक अपवाद भी होता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग होते हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार को अधिकार होता है कि वह उसके 10% आरक्षण के साथ 10% आरक्षण और दिया जाए। तो ये एक प्रकार का अपवाद होता है, ठीक है ना। आगे हम बात करें अनुच्छेद 17 के। अनुच्छेद 17 में जो वर्णन किया गया है वो है छुआछूत का अंत, या कह सकते हैं हम इसे अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। देखिए जो एक अधिनियम बनाया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था 1955 में, वो था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम। ये 1955 में बनाया गया था और इसका जो मूल उद्देश्य था, देखिए इसका जो मूल उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था कि लोगों के अंदर जो छुआछूत की जो बीमारी फैली हुई है, छुआछूत का जो प्रभाव फैला हुआ है समाज के अंदर, उसको दूर किया जाए। तो यह एक अधिनियम बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन 1976 में इसमें संशोधन कर दिया गया और उसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया 1976 में। तो इसका नाम रखा गया भाई नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, यानी जो अधिनियम बनाया था 1955 में वो था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। 1976 में इसका नाम बदल दिया गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। तो क्योंकि ये जो शब्द है अस्पृश्यता, इसका न तो संविधान में और न ही किसी अधिनियम में यह परिभाषित है, यह केवल मैसूर न्यायालय के द्वारा वर्णित किया गया था कुछ मामलों में जहां पर ऊंच और नीच का भेदभाव हुआ था। तो मैसूर न्यायालय ने यह परिभाषित किया था और अनुच्छेद 17 के अंदर इस प्रकार की शाब्दिक प्रणाली उन्होंने जोड़ी थी, ठीक है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 18 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 18 में लिखा गया है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में लिखा गया है उपाधियों का अंत। तो यहाँ उपाधियां कौन सी खत्म हो जाती है, देखिए सबसे पहले तो इसमें यह लिखा गया है उपाधियों के अंत के अंदर कि राज्य सेना व विद्या संबंधी समान के अलावा, विद्या संबंधी या आप कह सकते हैं शिक्षा संबंधी समान के अलावा सभी उपाधियों को नष्ट करती है। यानी राज्य के अंदर केवल
सेना की उपाधियां रहेगी, और विद्या संबंधी या शिक्षा विभाग संबंधी जो समान रहते हैं केवल वही रखे जाए, इसके अलावा कोई भी उपाधि है वो कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। दूसरी इसके अंदर क्या है, भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं कर सकता, उपाधि धारण नहीं कर सकता। यानी कोई दूसरे देश से, भारत देश का व्यक्ति है वो दूसरे देश की उपाधि धारण नहीं कर सकता, यह प्रावधान दिया गया है। यदि वह धारण करेगा, सोच लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत की उपाधि धारण करता है, या भारत का व्यक्ति किसी विदेशी उपाधि धारण करता है, तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की सलाह लेनी पड़ेगी, तभी वह उपाधि को धारण कर सकता है, अन्यथा वो स्वेच्छा से उपाधि धारण नहीं कर सकता। दूसरी बात अगर हम देखें तो अनुच्छेद 18 के अंदर जो पहले शासन काल के दौरान महाराजा की उपाधि लगती थी, महाराजा या राजा या शासक की उपाधि लगती थी, उनको समाप्त कर दिया गया, तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी। दूसरी बात 1996 के अंदर यह व्यवस्था की गई थी, 1996 के अंदर उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि जिन व्यक्तियों को, भारत के लोगों को जिन्हें पद्म विभूषण मिला हो या फिर पद्म भूषण मिला हो या पद्म श्री मिला हो, तो वो अपने नाम के आगे इस प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते। यह पुरस्कार है, ये उपाधि नहीं है। ये क्या है, ये केवल पुरस्कार माना है उच्चतम न्यायालय ने, ये किसी प्रकार की उपाधि नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति इनको अपने नाम के आगे लगाता है तो उसे यह पुरस्कार है वापिस लौटाना पड़ेगा, पुरस्कार वापिस लौटाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद है अपना 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार के। तो इसमें जो अपवाद थे, जो मुख्य परिभाषा थी, उन सभी का हमने जिक्र किया है। कल हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।